सभी को नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का संगठन किस प्रकार से होता है उसके बारे में दिए गए सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस बारे में हमने पिछले क्लास में 3 सिद्धांतों का अध्ययन किया था। एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इन तीनों थ्योरीज का हमने पिछले क्लास में अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट सिद्धांत है उसकी स्टडी करेंगे। 4th सिद्धांत है मेंटल कोर थ्योरी। मेंटल कोर सिद्धांत, यह सिद्धांत भी ट्यूनिका और कॉर्पस सिद्धांत के समान ही है। इस सिद्धांत को पोफेम एंड चैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जो हमें ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के समान ही ये सिद्धांत है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार भी जो एपिकल मेरिस्टम है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी एक कोशिकीय भाग, जिसे ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत में ट्यूनिका कहा गया था, इस सिद्धांत में उसे मेंटल भाग कहा गया है। यह मेंटल क्षेत्र है जो बाहरी स्तरीय एक स्तरीय परत एपिडर्मिस का निर्माण करती है या डर्मल टिश्यूज का ये निर्माण करती है। जबकि दूसरा 2 क्षेत्रों से मिलकर बना होता है एपिकल रीजन। एक मेंटल क्षेत्र है जो बाहरी एक कोशिकीय परत है, और भीतरी कोर रीजन होता है, कोर क्षेत्र होता है, जैसे कॉर्पस सिद्धांत के समान है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा अलग होता है कि जो कोर रीजन होता है यह खुद 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग जिसे हम सब एपिकल मेरिस्टम कहेंगे, ये क्या है? सब एपिकल मेरिस्टम है। ठीक है, कोर क्षेत्र है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक एपिकल सब एपिकल मेरिस्टम है, सेकंड पेरिफेरल मेरिस्टम होता है, और थर्ड कोर या सेंट्रल मेरिस्टम है। तो इस तरह से जो कोर क्षेत्र है, मेंटल भाग एक कोशिकीय है, और कोर क्षेत्र है वो स्वयं 3 सब पार्ट में डिवाइड रहता है। सब एपिकल मेरिस्टम, ये जो मेरिस्टम है वह मुख्यतः इनएक्टिव होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं टूट जाती है या क्षत विक्षत हो जाती है, तो उस क्षेत्र को वापस रीइस्टेब्लिश करने का काम सब एपिकल मेरिस्टम की कोशिकाएं हैं वो करती है। क्योंकि मेंटल क्षेत्र यदि किसी कारणवश से टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसको वापस रीइस्टेब्लिश करने का काम ये सब एपिकल मेरिस्टम की कोशिकाएं करती है। अन्यथा ये कोशिकाएं इनएक्टिव अवस्था में रहती है। सेकंड इसका पार्ट होता है पेरिफेरल मेरिस्टम, परिधीय मेरिस्टम होता है ये। ठीक है, जो ये परिधीय मेरिस्टम है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करेगी? कोर्टेक्स रीजन बनाती है और वेस्कुलर टिश्यूज का निर्माण करती है। ये कोर्टेक्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज का जो निर्माण है वो पेरिफेरल मेरिस्टम की कोशिकाएं करती है। तथा जो आंतरिक क्षेत्र होता है जिसे सेंट्रल मेरिस्टम कहते हैं, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो पित्त का निर्माण करती है। तो इस तरह से ये एक प्रकार का ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है। लेकिन ट्यूनिका कॉर्पस के अंदर कॉर्पस क्षेत्र को पुनः विभाजित नहीं किया गया था, लेकिन मेंटल कोर क्षेत्र में इसके कोर भाग वो पुनः 3 भागों में
विभाजित किया गया है। लेकिन चूंकि एपिकल मेरिस्टेम के अंदर इस तरह से कोई विभाजन दिखाई नहीं देता है तो इस सिद्धांत को भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। और जो ये मेंटल कोर सिद्धांत है यह भी केवल सूट एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट सिद्धांत है न्यूमैन कॉन्सेप्ट या न्यूमैन का सिद्धांत। यह थ्योरी है वो भी सूट एपिकल मेरिस्टेम को एक्सप्लेन करती है। देखिए बाकी जो अपन ने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं मुख्य रूप से ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है या मेंटल कोर सिद्धांत है, ये मुख्यतः एंजियोस्पर्म प्लांट के सूट एपिकल को एक्सप्लेन करने का कार्य करते हैं। जबकि जो न्यूमैन का कॉन्सेप्ट है वो सभी प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स, उनमें जो एपिकल मेरिस्टेम का ऑर्गेनाइजेशन है वो बताने का कार्य कर रहा है कि उसमें किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी प्लांट में मिलता है। तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है न्यूमैन कॉन्सेप्ट के अनुसार वो 3 प्रकार से हो सकता है अलग अलग प्लांट्स में। सबसे इसमें जो पहला टाइप है वो है मोनोप्लेक्स टाइप। तो इस सिद्धांत न्यूमैन के सिद्धांत के अनुसार जो एपिकल ऑर्गेनाइजेशन वो 3 प्रकार से हो सकता है। मोनोप्लेक्स टाइप से हो सकता है, सेकंड है सिंप्लेक्स टाइप से, और थर्ड है ड्यूप्लेक्स प्रकार का होता है। देखिए इनमें क्या अंतर होता है। मोनोप्लेक्स टाइप है ये बताता है लोअर प्लांट्स में, जैसे टेरिडोफाइट है, फर्न है, इनके ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। इनमें जो एपिकल रीजन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कि कोशिकीय स्तर के रूप में ये कोशिकाओं के समूह के रूप में ये उपस्थित रहता है एपिकल रीजन, या हम इसे सेलुलर टाइप भी कह सकते हैं। जैसे एपिकल सेल थ्योरी है कि उसके अंदर एक सिंगल सेल होती है एपिकल रीजन में और उस कोशिका में विभाजन के द्वारा प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। तो वो मोनोप्लेक्स टाइप रीजन कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि कोशिकाओं का समूह होता है एपिकल क्षेत्र में और उन कोशिकाओं में विभाजन से मुख्यतः ट्रांसवर्स विभाजन होता है या पेरिक्लाइनल विभाजन होता है जिसके द्वारा प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। जो सिंप्लेक्स टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये मुख्यतः जिम्नोस्पर्म प्लांट में एपिकल क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशन को बताने का कार्य करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मुख्यतः बताता है कि जो एपिकल रीजन है, एपिकल जो क्षेत्र है वो एक स्तर के रूप में, एक स्तरीय परत के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, एक स्तरीय परत के रूप में एपिकल क्षेत्र है वो रहता है और उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन करती है। पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल विभाजन के द्वारा प्लांट बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, सिंप्लेक्स टाइप में क्या है, मोनोप्लेक्स में कोशिकाओं का समूह है, सिंप्लेक्स टाइप में कोशिकाओं की एक परत उपस्थित रहती है बाहरी क्षेत्र में, वो उस कोशिकीय परत में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल विभाजन के द्वारा प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। जबकि जो थर्ड टाइप है न्यूमैन कॉन्सेप्ट में वो है ड्यूप्लेक्स टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये बताता है एंजियोस्पर्म के एपिकल रीजन के ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें ये होता है कि कम से कम 2 स्तरीय परत के रूप में एपिकल क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं। कम से कम 2 स्तर होते हैं, जैसे ट्यूनिका और कॉर्पस है या मेंटल और कोर क्षेत्र है। ठीक है, तो वो बताता है कि ड्यूप्लेक्स लेयर है एक बाहरी एक कोशिकीय परत जिसके अंदर एंटीक्लाइनल विभाजन होता है, जबकि जो भीतर की तरफ दूसरी जो परत होती है उसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों टाइप के विभाजन होते हैं और प्लांट बॉडी का निर्माण होता है। और जो ड्यूप्लेक्स टाइप है वो एंजियोस्पर्म के सूट एपिकल को एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। इस तरह से जो न्यूमैन है उन्होंने अपना एक
होलिस्टिक अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था जो सभी प्लांट्स के सूट एपिकल को एक्सप्लेन करने का कार्य करता है कि जो लोअर प्लांट्स है उसमें सूट एपिकल है वो मोनोप्लेक्स टाइप का होता है। जिम्नोस्पर्म है उनमें सूट एपिकल सिंप्लेक्स प्रकार से होता है जिसके अंदर केवल एक स्तरीय परत उपस्थित रहती है, जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें 2 परतें हैं वो उपस्थित रहती है एपिकल मेरिस्टम में। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है कॉर्पर कैपे सिद्धांत। कॉर्पर कैपे थ्योरी, ठीक है, या इस सिद्धांत को बॉडी कैप थ्योरी भी कहते हैं। और ये जो सिद्धांत है वो केवल रूट एपिकल मेरिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को बताने का कार्य करता है। यह सिद्धांत है वो श्यूप नामक साइंटिस्ट ने 1917 में दिया था और ये सिद्धांत भी ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के समान ही है, लेकिन ये रूट एपिकल मेरिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को बताने का कार्य करता है। सूट एपिकल मेरिस्टम है वो इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो एपिकल रीजन में जो सेल्स होती है, एपिकल क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है वो उसमें 2 विभाजन पाए जाते हैं। देखिए, ये एक सेल है, ये कोशिका, इसमें जो पहला विभाजन होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। फर्स्ट डिवीजन क्या है? वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है। जो सेकंड डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडाइनल डिवीजन होता है और वो कौन सी कोशिका में होता है, ठीक है, इस कोशिका में होता है या इस कोशिका में होता है, वो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार विभाजन होता है जिसे हम टी शेप की आकृति बनती है। जैसे इस कोशिका में यदि विभाजन होगा लॉन्गिट्यूडाइनल तो ये जो एक आकृति बन रही है वो टी शेप इस तरह से बन रही है। यदि ऊपर वाली सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडाइनल विभाजन होगा तो एक उल्टा टी की आकृति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो कॉर्पर और कैपे थ्योरी है वो एक्चुअली टी डिवीजन के बारे में बात करती है, ठीक है। इसमें जो विभाजन होता है उसको टी डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि एक कोशिका के अंदर पहला विभाजन है वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं बनती है। उसके बाद में केवल एक कोशिका में लॉन्गिट्यूडाइनल विभाजन होता है, या तो वो लोअर सेल के अंदर होगा या वो अपर सेल के अंदर होता है सेकंड जो विभाजन है। यदि इस सेल के अंदर ही विभाजन होगा तो इस तरह से ये उल्टी टी की आकृति बनती है और इस तरह से होता है तो ये सीधा टी का निर्माण होता है। दोनों ही विभाजनों में टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे टी डिवीजन भी कहते हैं। और ये कॉर्पर कैपे सिद्धांत है वो अलग अलग क्षेत्र की कोशिकाओं में किस प्रकार से विभाजन होता है ये बताता है। तो देखिए, अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह से रूट की संरचना है जिसमें कोशिकाएं इस तरह से व्यवस्थित रहती है। ठीक है, जो बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसमें जैसे पहला ये विभाजन हुआ बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं या परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं, दूसरा विभाजन इस तरह से होता है, ठीक है। परिधीय क्षेत्र के अंदर पहला ये विभाजन हुआ, फिर ये इस तरह से ये विभाजन होता है, तो इस तरह से टी का निर्माण होता है परिधीय क्षेत्र की कोशिकाओं में, ठीक है। परिधीय क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं उसमें इस तरह से टी का निर्माण होता है। जो टी पॉइंट होता है वो रूट के बेस की तरफ होता है, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो केंद्रीय कोशिकाएं होती है। सेंट्रल रीजन की जो सेल्स होती है, केंद्रीय कोशिकाएं होती है, उसमें जो टी का निर्माण होता है वो इस तरह से होगा, पहले ये विभाजन फिर ये इस तरह से,
ठीक है, ये कोशिका, इसमें एक विभाजन हुआ, फिर दूसरी कोशिका में इस तरह से विभाजन होता है केंद्रीय भाग में। तो केंद्रीय भाग में जो कोशिकाएं विभाजन करती है सेंट्रल रीजन में, उसमें जो टी पॉइंट होता है वह एपेक्स रीजन की तरफ होता है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो टी पॉइंट है या उल्टा टी है वो एपेक्स रीजन की तरफ बनता है, जबकि परिधीय क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है उसमें जो टी पॉइंट होता है वह आधार या रूट के बेस की तरफ बनता है। टी पॉइंट अपन इसको बोलते हैं, देखिए ये टी पॉइंट है। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, किस तरफ रहेगा, इसकी डायरेक्शन आधार की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ पे रूट का आधार होता है, इस तरफ रूट का एपेक्स रीजन होता है जहाँ पे रूट केप होती है। ठीक है, तो एपिकल रीजन में या रूट की जो कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, एक परिधीय क्षेत्र की कोशिकाएं और एक केंद्रीय कोशिकाएं। परिधीय कोशिकाओं में इस तरह से टी शेप में डिवीजन होता है और इसका जस्ट अपोजिट है वो केंद्रीय कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कॉर्पर कैपे सिद्धांत बताता है। कॉर्पर का मतलब होता है बॉडी या काय या सेंट्रल क्षेत्र की कोशिकाएं, और कैपे है वो कैपे क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती है, परिधीय कोशिकाएं होती है, ये रूट केप का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो कैपे है रीजन ये केप का निर्माण करती है। ठीक है, जबकि कॉर्पर है ये बाकी बॉडी का निर्माण करती है। ये सेंट्रल कोशिकाएं होती है और ये परिधीय कोशिकाएं या पेरिफेरल सेल्स है वो होती है, कैपे का निर्माण करती है। जो जबकि केंद्रीय कोशिकाएं हैं, कॉर्पर सेल है, वो बाकी प्लांट बॉडी का निर्माण करेगी। तो इस तरह से ये कॉर्पर कैपे सिद्धांत है वो रूट एपिकल मेरिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से अपन ने रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग सिद्धांत पढ़े हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत है जो शूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, और कुछ सिद्धांत है वो रूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें अपन ने पढ़ा है एपिकल सेल थ्योरी, सेकेंड हिस्टोजन थ्योरी, थर्ड हमने पढ़ा है ट्यूनिका कॉर्पस, फोर्थ है मेंटल कोर, और फिफ्थ सिद्धांत न्यूमैन का सिद्धांत, न्यूमैन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 5 सिद्धांत है जो शूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि रूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन से पढ़े हैं, एपिकल सेल थ्योरी है, सेकेंड हिस्टोजन थ्योरी, और थर्ड है कॉर्पर कैपे सिद्धांत। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं, शूट एपिकल के लिए हमने 5 सिद्धांत की स्टडी की है। ठीक है, थैंक यू।